फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हम समझते हैं कि एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट जो है वो है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब हम समझते हैं कि हाई वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कहीं पर लो वैक्यूम है कि तो वहाँ पे का जो गैस जो होता है वो एडजॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे हाई वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन को ज़रा समझते हैं। तो यहाँ इसका सेकंड एप्लीकेशन है गैस मास्क कंटेनिंग एक्टिवेटेड चारकोल। मतलब एक्टिवेटेड चारकोल का किस में यूज होता है? इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस। दे एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। मतलब कि जैसे कि आपको कोल माइंस में जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस है, तो वहाँ पे चारकोल गैस मास्क जो कि आप गैस मास्क में चारकोल कंटेन करता है, तो वो क्या करता है कि आपकी जो ब्रीथिंग पीसफुल बनाता है और वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब थर्ड समझते हैं। देखिए, थर्ड में क्या है? सिलिका एंड एनोमुला जेल्स एल्युमिनियम जेल्स आर यूज्ड एट एब्जॉर्बेंट फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। मान लीजिए कि देखिए, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? मॉइस्चर मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मतलब कि बूंद ज़्यादा हो, मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे शीत ये सब ज़्यादा हो, तो सिलिका एंड एल्युमिना जेल का यूज होता है इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ समझते हैं रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। मतलब कि मान लीजिए कि देखिए, कोई भी कलर मैटर है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको रिमूव कर देना। मान लीजिए कि पिंक कलर है या फिर ब्लू कलर है, तो उसको प्योर वाइट में कन्वर्ट कर देता है, उसके सारे कलर को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो आई एम फर्स्ट 5 समझता है इट इज़ यूज्ड इन हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, इसका यूज़ होता है हेट्रोजीनस कैटालिसिस में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और 6 समझते हैं इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। मतलब इसका यूज होता है एब्जॉर्प्शन का इनर्ट गैस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, और फिर 7 समझते हैं एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। मतलब कि एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के रूप में भी इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस में भी इसका यूज होता है। उसके बाद 9th होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एग्जाम्पल में हो गया लेक टेस्ट 4L3। अब आगे जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, तो इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा और थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। देखिए, ये जो है वो कैटालिसिस टॉपिक है। ठीक है, अब समझते हैं हम कि कैटालिसिस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कैटालिसिस जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? केमिकल सब। तो यहाँ पे समझिए कैटालिसिस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। मतलब कैटालिसिस जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन दैट रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। देखिए, आपको ऐसा तो नहीं समझ में आएगा, हम कैटालिसिस अच्छे से बताते हैं। मतलब एक कैटालिसिस होता है मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है। क्या करता है? पार्टिसिपेट तो करता है, मगर ये कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, नोट कंज्यूम, ये कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, अब आप इसका मतलब मीनिंग समझिए। देखिए, ये जो है कैटालिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा मगर कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में देख लीजिए कि SO2 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये रिएक्शन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है और SO3 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन में आप समझ सकते हैं कि जो कैटलिस्ट जो है वो ना ही कंज्यूम हो रहा है ना ही प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, ये सिर्फ रिएक्शन के रेट को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए को आप देख ही सकते हैं, ये प्रोसेस, ये है कैटलिस्ट। तो ये प्रोसेस और ये कैटलिस्ट आखिर होता क्या है? ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या है। हैवर्स प्रोसेस ऑफ NH3, ये तो आप सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि NH3 का प्रोडक्शन होता है हैवर्स प्रोसेस में, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे किस कैटलिस्ट का यूज़ होता है? तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड
आयरन मोलिब्डेनम एक्ट करता है प्रोमोटर की तरह। यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है। अब सेकंड समझिए, ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये भी आप लोगों ने पढ़ चुका है। यहाँ पे किस कैटलिस्ट का यूज होता है? पेलानाइज एस्बेट्स का यूज होता है, ठीक है। अब थर्ड समझिए, कंटैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4। H2SO4 हम किसको बोलते हैं? H2SO4 एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसके कंटैक्ट प्रोसेस में किसका यूज होता है? वैल्वेडियम ऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है, प्लेटिनाइज एब्जॉर्बेंट्स का। अब तीसरा है लीड चैम्बर प्रोसेस फॉर H2SO4। ये लीड चैम्बर प्रोसेस में होता है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। और पाँचवा है डिकॉन्स प्रोसेस, यहाँ पे CuCl2 का यूज होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एक कैटलिस्ट में भी पॉजिटिव दैट इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब कि जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, या फिर वो निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव मतलब इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे या फिर दूसरा वो उसको डिक्रीज कर दे। तो चलिए अब समझते हैं, कैटलिस्ट इतना ही ख़त्म नहीं हो जाता यहाँ पे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो ये टाइप ऑफ कैटलिस्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेनली दो प्रकार के कैटलिस्ट होता है। पहला होता है होमोजीनियस कैटलिसिस। ये कैसा कैटलिसिस है, आइए समझते हैं ये किसका नाम है होमोजीनियस कैटलिसिस। इन दिस कैटलिसिस, इस कैटलिसिस में क्या होता है? इन दिस कैटलिसिस एंड द कैटलिस्ट रिएक्टेंट आर इन द सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल, गैस में है तो गैस में ही सिर्फ रहेगा, लिक्विड में है तो सिर्फ लिक्विड में ही रहेगा, एंड सॉलिड में है तो सिर्फ सॉलिड में ही रहेगा। तो आप समझिए होमोजेनियस कैटलिस्ट होता क्या, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है और जो कैटलिसिस यूज होता है वो सारा का सारा सेम फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जो SO2 जो है वो भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और NO भी एक गैस है, और इसका प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है, ठीक है। तो ये है एक होमोजेनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल, इसे आप अपने ध्यान में रखेंगे और कभी नहीं भुलाएंगे। अब दूसरा समझते हैं क्या, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। जैसा कि हमने आपको बताया कि होमोजेनियस कैटलिसिस होता है, समझ लीजिए कि कुछ वैसा ही हेट्रोजेनियस कैटलिसिस भी होता है। ये कुछ भी नहीं हार्ड है। अब समझिए हेट्रोजेनियस कैटलिसिस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इन हेट्रोजेनियस कैटलिसिस, मतलब हेट्रोजेनियस कैटलिसिस में कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस दैन दैट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए हेट्रोजेनियस कैटलिसिस में क्या होता है कि जो कैटलिस्ट जो होता है वो डिफरेंट फेज में होता है रिएक्टेंट फेज से। मतलब कि मान लीजिए कि ये रिएक्शन थोड़ा सा देखिए आप, ठीक है। ये है KClO3 एक सॉलिड है और मोलिब्डेनम ऑक्साइड कोई ये एक गैस है, ठीक है। अब KCl एक सॉलिड है और ऑक्सीजन एक गैस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट फेज में है, दोनों के दोनों एकदम डिफरेंट फेज में है। तो ये एक हेट्रोजेनियस कैटलिसिस का एग्जाम्पल। तो हम अब आइए समझते हैं कि ऑटो कैटलिसिस क्या होता है। ये थर्ड कैटलिसिस का नाम है। When one of the product of a reaction act as a catalyst, the process is called autocatalysis। आप तो आधा चीज़ तो मेरे नोट्स को पढ़ कर ही समझ गए होंगे। इस नोट्स में क्या बता रहा है कि जब भी एक प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का, वो एक्ट करता है कैटलिस्ट के, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो कैटलिसिस। मतलब कि प्रोडक्ट जो होता है वो अपने आप कैटलिसिस करता है, इसी को हम बोलते हैं ऑटो कैटलिसिस। आपको ऑटो कैटलिसिस तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, मतलब कैटालिसिस का क्या गुण है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि द कैटालिसिस रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब है कि जो कैटालिस्ट जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या करता है, वो ना ही मास में चेंज होता है ना ही अपने केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, ठीक है। वो सिर्फ रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही रिएक्शन में कंज्यूम होता है और ना ही प्रोड्यूस होता है। कैटलिस्ट ना ही कंज्यूम होता है ना ही कैटलिस्ट प्रोड्यूस होता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे की बात हम करते हैं, ठीक है।
अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब तो जो रिएक्शन दोनों तरफ जा सके उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इस रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो होता है इन्फ्लुएंस नहीं करता रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन को इक्विलिब्रियम पे, इट ओनली हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम मतलब कि एक रिएक्शन है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम अटेंड करता तो उसके बाद कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वो इक्विलिब्रियम अटेंड करने में कैटलिस्ट उसको मदद करता है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट है प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। ये क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि प्रमोटर्स और पॉइजन्स आखिर होते क्या हैं। तो देखिए promoters are chemical substance that enhance the activity of catalyst। प्रमोटर जो होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इन्हांस करता है एक्टिविटी कैटलिस्ट का। मतलब कोई भी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के साथ अगर हम किसी भी प्रमोटर को डाल दें, कैटलिस्ट प्लस प्रमोटर को हम अगर डाल देते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करता है कि इन्हांस कर देता है कैटलिस्ट के, प्रमोटर जो होता है वो इन्हांस कर देता है कैटलिस्ट के एक्टिविटी को, ठीक है। वाइल पॉइजन क्या करता है, अगर पॉइजन, ये पॉइजन हो गया, तो पॉइजन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी किसका, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का एक्टिविटी को प्रमोटर इंक्रीज करता है और पॉइजन जो होता है वो उल्टा काम करता है। तो प्रमोटर है पॉइजन, ये इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये दोनों एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से सुनिएगा। एडजॉर्प्शन थ्योरी किसका, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। ये मैकेनिज्म क्या करता है, इन्वॉल्व करता है 5 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें हम समझते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वो देखिए कैटलिस्ट कैसे काम करता है, अब आपको ये समझना है, ठीक है, कैसे काम करता है। पहला काम क्या है उसका कि वो डिफ्यूज़ कर देता है रिएक्टेंट को अपने कैटलिस्ट के सरफेस पे। पहला काम कैटलिस्ट क्या करता है, ये एक कैटलिस्ट है तो ये ए प्लस बी है, ये रिएक्टेंट है, तो ये इसको अपने सरफेस पे जो होता है कैटलिस्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और ये एक इंटरमीडिएट बनाता है। अब सेकंड देखिए, सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब सेकंड स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप जो है कि उसको डिफ्यूज़ करता है, और सेकंड स्टेप क्या है कि वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कैटलिस्ट एब्जॉर्ब करता है और इंटरमीडिएट एक फॉर्म कर देता है। और फिर थर्ड स्टेप क्या है, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्यूज़ करता है, सेकंड स्टेप क्या है, एब्जॉर्ब करता है, थर्ड स्टेप क्या है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है डिफ्यूज़ करके, एंड फोर्थ स्टेप्स क्या है, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम इट कैटलिस्ट सरफेस। इसका मतलब डिजॉर्प्शन मतलब कि वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको बाहर निकाल देता है, वो वापस कैटलिस्ट फ्री हो जाता है किसी अदर रिएक्टेंट से बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अब उस रिएक्शन प्रोडक्ट का डिफ्यूजन हो जाता है अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हम इसको अच्छे से इरेज करके हम आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, ध्यान से एकदम समझिएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या किया, डिफ्यूज़ किया, फर्स्ट स्टेप डिफ्यूज़न है, सेकंड स्टेप क्या है, डिफ्यूज़न है, और सेकंड स्टेप क्या है, एडजॉर्प्शन है, सेकंड स्टेप एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन की क्या बना है, इंटरमीडिएट फॉर्म किया, इंटरमीडिएट फॉर्म करने के बाद क्या किया, डिजॉर्प्शन किया, डिजॉर्प्शन करने के बाद क्या किया, वो वापस कैटलिस्ट रेडी हो गया दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में। तो फर्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी, एक सॉलिड कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है उसका एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन।
मतलब कि केबेज ऑप्शन का जितना स्ट्रेंथ होगा, मतलब किसी भी रिएक्टेंट का जितना उसके केबेज ऑप्शन का स्ट्रेंथ होगा, तो उस कैटलिस्ट का एक्टिविटी उस पे ही, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, लार्ज स्ट्रेंथ है। द एब्जॉर्प्शन शुड बी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, तो द एब्जॉर्प्शन शुड बी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग बट नो सो, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए दैट दे बिकम इमोबाइल, उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इमोबाइल हो जाए। एंड नो स्पेस इज़ अवेलेबल फॉर अदर रिएक्टेंट, मतलब कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एब्जॉर्प्शन, पर इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इसका जो मॉलिक्यूल हो जाए इमोबाइल हो जाए, कोई भी जगह नहीं बचे दूसरे रिएक्टेंट के लिए कि वो एब्जॉर्ब हो। ठीक है, फर्स्ट तो समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट यही सिर्फ कह रहा है कि मतलब कि केमिज ऑप्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इमोबाइल हो जाए और कोई भी स्पेस ना बचे दूसरे रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, अब सेकंड समझते हैं, आई एम सेकंड समझते हैं। सेकंड क्या बोलता है कि सेकंड हमारा बोलता है कि सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होता है? The selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction, मतलब कि सिलेक्टिविटी जो होता है किसी भी कैटलिस्ट का, वो उसका क्षमता होता है, क्षमता टू डायरेक्ट अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को डायरेक्ट करने के लिए, टू यील्ड अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि वो कोई खास प्रोडक्ट ला सके। एग्जाम्पल स्टार्टिंग इज एजेड एंड CO यूजिंग द डिफरेंट कैटलिस्ट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कि देखिए सिलेक्टिविटी मतलब किसी भी चीज़ के लिए सिलेक्टिव होना। ठीक है, सिलेक्टिविटी होता है किसी भी कैटलिस्ट का, वो इसका एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, ताकि वो किसी भी रिएक्शन को डायरेक्ट करे, ताकि वो कोई खास ही प्रोडक्ट दे, कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट दे। स्टार्ट करता है एजेड और CO यूज़ करता है अलग अलग। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, उसको 3 मॉलिक्यूल्स H2 लिया और उसको निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो अब CH4 ही बनेगा और दूसरा चीज़ नहीं बन सकता, क्योंकि सिलेक्टिव इन नेचर होता है। एक कैटलिस्ट है निकल जो कि सिलेक्टिव इन नेचर है, इस मॉलिक्यूल के लिए CH4 ही बनाएगा और यहाँ पर वाटर एड करेगा। अब नेक्स्ट समझिए, अब है CO और 2H2O, कॉपर और ZnCr2O3 का यूज़ करके CH3OH ही बनाएगा, ना कि कुछ CH4H बना देगा, CH5H बना देगा। ठीक है, अब CO प्लस H2 अगर CO के प्रेजेंस में करते हैं तो HCHO बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा वीडियो का एंड ही थोड़ा देर में होने वाला है। एक टॉपिक हम जल्द से समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 10-20 दिन में सरफेस केमिस्ट्री ख़त्म ही कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ये कौन सा इंपॉर्टेंट बात है। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट आखिर होता क्या? द कैटालिटिक रिएक्शन, वो कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट and size of reactant and product molecule is called safe selective catalysis। मतलब सेफ सिलेक्टिव कैटलिसिस उसको बोलते हैं, ये एक कैटालिटिक रिएक्शन है। कैटालिटिक रिएक्शन जो कि डिपेंड करता है उसके कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे और उसका साइज कितना बड़ा है कैटलिस्ट का, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का साइज कितना बड़ा है, उसी को हम बोलते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा कैटालिटिक रिएक्शन है जो कि डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेफ साइज पे और उसका पोर कितना है। ठीक है, पोर स्ट्रक्चर कितना है कैटलिस्ट का। ठीक है, अब आगे देखिए, क्रैकिंग आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव an important Zeolite catalyst used in the petroleum industry is ZSM। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है? ZSM का यूज़ होता है। ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और हम आपको ऐसे ही कुछ समय में हम आपको मोटिवेशन वीडियो भी ला कर देंगे। फिर बायोलॉजी का भी क्लास 11 का स्टार्ट होगा, फिर भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। सिर्फ हमारे चैनल पे लगातार आप देखते रहें, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सिर्फ हमारे कंटेंट को आप समझते रहें। ठीक है, बाय बाय।